राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ के इतिहास को शुरू कर दिया था, जिसमें हमने मोकल तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा, अगर हम कुंभा की जो शासनकाल की बात करें तो 1433 ईस्वी से तक 1468 ईस्वी तक। ठीक, तो राणा कुंभा के पहले जीवन परिचय की बात कर लेते हैं, जिसमें साधारण चीजें हैं, जैसे कि पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी, पुत्र, पुत्री, गुरु, संगीत गुरु, सहायक संगीत गुरु, तो बात करें सबसे पहले पिता कौन थे? मोकल थे, राणा मोकल। माता सौभाग्य देवी, माता कौन थी? सौभाग्य देवी। परमार वंश की राजकुमारी, पत्नी कौन थी? कुंभल मेरू। पुत्र रायमल और उदा, पुत्री रमाबाई। दोस्तों, रमाबाई थी वो संगीत और साहित्य में निपुण थी। किसमें? साहित्य व संगीत और साहित्य में निपुण होने के कारण इन्हें वागीश्वरी की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि? वागीश्वरी। उपाधि कौन सी थी? वागीश्वरी। वागीश्वरी ने उपाधि दी गई। हमें इस चीज की जानकारी मिलती है जावर के शिलालेख से। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। जो जावर का शिलालेख है उसमें हमें जानकारी मिलती है कि जो रमाबाई थी, इसकी जो उपाधि थी वागीश्वरी थी। किस कारण थी? क्योंकि ये संगीत और साहित्य में निपुण थी। हम बात करेंगे गुरु की, तो हीरानंद आर्य। इनके संगीत गुरु थे सारंग व्यास और जो सहायक संगीत गुरु थे वो कान्हा व्यास। तो इनके सामान्य परिचय। अब इनकी बात करते हैं उपाधियों की। राणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां थी? तो इनकी कई सारी उपाधियां थी। जैसे कि हम बात करें पहली उपाधि के बारे में, तो वो थी अभिनव भट्टाचार्य। इनकी अगली उपाधि थी हिंदू सुल्ताना। इनकी जो अगली उपाधि थी जो राधे राव राय। अगली उपाधि अशुपति नरपति। दान गुरु, चाप गुरु, हाल गुरु, राजगुरु, सेव गुरु, साहित्य गुरु, संगीत गुरु, स्थापत्य गुरु और कौन सी? हाल चाल, दान, राजगुरु। ये इनकी उपाधियां थी। एक बार देख लेते हैं शुरू से क्या कहें। इनके पिता का नाम मोकल था, सौभाग्यवती देवी परमार वंश की राजकुमारी थी, पत्नी कुंभल मेरू थी, पुत्र रायमल और उदा थे, पुत्री रमाबाई थी जो संगीत और साहित्य में निपुण होने के कारण इनकी जो उपाधि थी वागीश्वरी थी। गुरु हीरानंद, संगीत गुरु सारंग व्यास, सहायक संगीत गुरु कान्हा व्यास। उपाधियां कौन कौन सी थी? अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्ताना। अभिनव भट्टाचार्य जो इनकी उपाधि है, इसे हम नव्य भारत भी कहते हैं। नव्य भारत। हिंदू सुल्ताना राधे राव राय, अशुपति नरपति, दान गुरु, चाप गुरु, हल गुरु, राजगुरु, सेव गुरु, साहित्य गुरु, संगीत गुरु, स्थापत्य गुरु। ये इनकी उपाधियां थी। अब बात करते हैं हम राणा कुंभा के सैनिक अभियानों के बारे में। जब मोकल को चाचा मेरा और माँ पापा भगवान के द्वारा मार दिया जाता है, तो कुंभा जैसे ही राज्याभिषेक होता है, राजा बनता है, सबसे पहले चाचा मेरा माँ पापा भगवान को ढूंढता है। उन्हें ढूंढने के लिए जो उनके जो रणमल थे सेनापति, उन्हें उनके पीछे रखा देते हैं और
जब इनके पीछे जो चाचा मेरा मावा भंवर थे वो कहाँ चले जाते हैं, मालवा चले जाते हैं। चाचा, इनको मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट पे साफ बोल्ड पे बात करेंगे। अब बात करते हैं हम कुंभा के सैनिक अभियानों के बारे में। जो राणा कुंभा थे, राणा कुंभा, इनके शासनकाल कितना था, 1433 से 68 ईस्वी। ठीक। तो राणा कुंभा जैसे ही राज्याभिषेक होता है, राजा बनते हैं, तो सबसे पहले चाचा मेरा मेपा पंवार को मारने के लिए जो सैन्य अभियान करते हैं। जो चाचा मेरा मेपा पंवार थे वो कहाँ चले जाते हैं, मालवा चले जाते हैं। मोकल को मारते कहाँ चले जाते हैं, मालवा। जो मालवा का राजा था वो कौन था, मालवा का उस टाइम के शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट के बाद कौन चले जाते हैं, चाचा मेरा मेपा पंवार। तो कुंभा महमूद खिलजी से कहता है मुझे चाचा मेरा मेपा पंवार वापस लौटा दो, लेकिन महमूद खिलजी देने से मना कर देता है। वो कहता है ये हमारी शरणागति है, हम हमारी शरणागतियों की रक्षा करते हैं। ऐसा कहकर महमूद खिलजी कुंभा से मना कर देता है। कुंभा वापस कहता है दे दे आधी रोटी में दाल मत ले महमूद खिलजी, चाचा मेरा मेपा पंवार को मुझे वापस लौटा दे वरना मारा जाएगा। और कहाँ चला जाएगा, स्वर्गवास को चला जाएगा। लेकिन महमूद खिलजी नहीं मानता और इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसे हम कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब होता है ये युद्ध, ये युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। जो युद्ध होते हैं वो किस किस के विरुद्ध थे, कुंभा vs महमूद खिलजी फर्स्ट। इसमें कौन विजय होता है, कुंभा। इसमें कुंभा जीत जाता है और जो चाचा और मेरा थे, कौन, चाचा और मेरा, वह इस युद्ध में मारे जाते हैं। और जो महपा पंवार था, महपा पंवार और एक आदमी और था, एक का, ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जो मालवा के शासक, एक बार देख लो, मालवा के जो शासक थे वो कौन थे, महमूद खिलजी। इनके बीच कौन सा युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। कब होता है, 1436 ईस्वी में। इस युद्ध को मालवा विजय भी कहते हैं। जो कुंभा है इनकी क्या है, मालवा विजय। इस युद्ध को क्या कहा, कुंभा ने मालवा विजय कहा। इस युद्ध की जो मालवा विजय, इसके उपलक्ष्य में कुंभा द्वारा विजय स्तंभ की स्थापना की। विजय स्तंभ को बनवाया गया था, किसकी, जिसमें मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ को बनवाया गया था, जिसे हम सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। 1436 ईस्वी में हुआ। महमूद खिलजी कुंभा के बंदे, किसके लिए, चाचा मेरा मेपा पंवार के लिए। इस युद्ध में चाचा मेरा मारा जाता है, लेकिन मेपा पंवार और यहाँ से भाग जाता है। आइए हम बात करें, जो कुंभा था उस टाइम पे राणा रणमल का सेनापति था, तो मेवाड़ पर राठौरों का प्रभाव काफी बढ़ने लग गया था। तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि एक बार जो राघव देव कौन है, मोकल का भाई, मोकल और चुंडा का भाई। जो राघव देव है और रणमल था, राघव देव और रणमल के बीच एक मतभेद हो जाता है, किसके लिए, भील महिला के लिए। एक भील महिला होती है, वह इन दोनों को पसंद आ जाती है, इसलिए इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। और उस लड़ाई के चलते जो रणमल था वो राघव देव को मार देता है। जो रणमल था वो किसको मार देता है, राव जोधा को मार देता है। राव जोधा को जैसे ही मारता है तो यहाँ के जो सिसोदिया जो सरदार थे वो सारे रणमल से नाखुश हो जाते हैं, रणमल को यहाँ से निकालना चाहते हैं। एक बार की बात है कि जो रणमल था, रणमल की एक दासी हुआ करती थी बारमली। ये रोज उसके पास जाया करता था, बारमली के पास। एक दिन शाम को गया तो रणमल बारमली जी कहता है मैं तुझे यहाँ की राजकुमारी बनाऊंगा, यानी कि मेवाड़ की राजकुमारी बनाऊंगा। तो बारमली पूछती है कि कैसे बनाओगे, तो रणमल कहता है कि मैं कुंभा को मारूंगा। जैसे बारमली को ये बात पता चलती है कि रणमल कुंभा को मारने की प्लानिंग बना रहा है, तो कुंभा जो बारमती आते हैं वहाँ हंसाबाई को फोन लगाते हैं। किसी जो रणमल किसे कहता है, बारमली को कहता है, बारमली से कहता है कि मैं कुंभा को मारूंगा। जो बारमली है वो कहाँ की, मेवाड़ की दासी तो कहाँ की, मेवाड़ की। ये कहाँ रहता है, मेवाड़ में रहता है अभी तो जो बारमली है वो भले ही प्रेम तो किसे करती थी, रणमल से, लेकिन देश
खुद के प्रेम से ज़्यादा कौन सा प्रेम, देश प्रेम ज़्यादा होता है। इसलिए जो बारहमली थी वो हाथों हाथ हंसाबाई से करती है, हंसाबाई और कुंभा से करती है। कि जो रणमल है, रणमल किसका भाई है? हंसाबाई का भाई है। तो हंसाबाई को कहती है कि जो रणमल है वो कुंभा को मारने की प्लानिंग बना रहा है और मेवाड़ पर अधिकार करने को चाहता है। तो जैसे ही ये बात हंसाबाई को पता चलती है तो हंसाबाई हाथों हाथ किसको फोन लगाती है? चुंडा को फोन लगाती है। चुंडा कहाँ था? चुंडा हंसाबाई से नाराज होकर मेवाड़ को छोड़ चुका था। वो इधर उधर नौकरियां करता फिरता था। वो भी बात ना रहा था कि कब फोन आएगा, कब मैं वापस मेवाड़ आऊंगा। जैसे फोन आया हाथों हाथ कपड़े वपड़े पैक तो कर ही रखे थे उसने, पैक किए हाथों हाथ कहाँ पर? मेवाड़ पर। जैसे ये मेवाड़ आता है, बारहमली सारी चीजें इनको सुनाती है कैसे कैसे मारेगा। तो फिर क्या, अब ये जो कुंभा चुंडा थे ये दोनों प्लानिंग करते हैं किसको मारने की? रणमल को मारने की। कैसे मारते हैं? इनकी सहायता करते हैं कौन? बारहमली किनकी सहायता करते हैं? राहुल चुंडा की सहायता करती है। कैसे करती हैं? जब जो रणमल था वो बारहमली के पास आता तो चुंडा ने कुंभा ने कहा कि जब अगली बार रणमल बारहमली तुम्हारे पास आए तो उन्हें इतनी शराब पिलाना कि वो क्या है? बेहोश हो जाए। क्या हो जाए? बेहोश हो जाए। तो बारहमली ऐसा ही करती है। जो रणमल इसके पास आता है तो पीके तो वैसे भी आया था, बारहमली 2-3 पैक और पिला देती जिससे वो क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। और जो राव चुंडा था और उसे बेहोशी की हालत में मार देता है। क्या करता है? मार देता है। तो जब ये बात जब रणमल को जब मार देता है तो जो रणमल के जो राठौर रणमल के जो भाई बेटे थे, रणमल का भाई था राव जोधा। कौन? राव जोधा। राव जोधा मेल में किसी कमरे में संगीत सुन रहा था, संगीत नृत्य का आनंद ले रहे थे सारे राठौर भाई, उसमें राव जोधा भी था। जब एक जो संगीतकार था वहाँ का, उसे पता चलता है कि जो रणमल है वो मारा जा चुका है, अब बारी जोधा की। तो वो गाते गाते एक लाइन खाता है कि भाग सके तो भाग ले जोधा, रणमल मरियो जय रे। जैसे ही जोधा इस लाइन को सुनता है, समझता है, जोधा भाई साहब अपनी चपली हाथ में लेते हैं और भागते हैं कहाँ पर? मंडोर की तरफ। हाथों हाथ मंडोर का क्या करता है? टिकट कटाता है। मंडोर क्या है? मारवाड़ की राजधानी। मारवाड़ की राजधानी क्या है? मंडोर है। तो मंडोर की तरफ भागते हैं तो वहाँ मंडोर जंक्शन का टिकट कटा कर तत्काल प्रवास जाता है मंडोर। लेकिन जो राव चुंडा था, राणा चुंडा था, वो किसका पीछा करता है? राव जोधा का पीछा करता है और मंडोर चला जाता है और मंडोर को जीत लेता है। जैसे ये मंडोर जाता है जोधा है, जैसे ही चुंडा मंडोर की तरफ जाता है तो जो मंडोर है वहां से जोधा कहाँ जाता है? काउनी गांव में आ जाता है। काउनी गांव में आकर शरण लेता है। कौन? राव जोधा। ये बात लगभग जो रणमल को मारा जाता है तो कब मारा जाता है? 1438 ईस्वी में। तो ये कहाँ आता है? काउनी आता है 1438 ईस्वी में। फिर 15 सालों तक इधर उधर भाग भाग के सेना इकट्ठी करता था, फिर आक्रमण करता था, फिर हार जाता था। एंड में कब 1453 में जाकर ये हंसाबाई के पास जाता है और हंसाबाई से कहता है कि बुआ, हंसाबाई इनकी बुआ थी क्योंकि राव जोधा की, क्योंकि जो इनके पिता थे रणमल वो इनकी बहन थी। तो राव जोधा जो हंसाबाई थी वो इनकी क्या है? बुआ। बुआ के पास जाता है और मंडोर को वापस लेने की बात करता है कि माफी मांगता है और मंडोर को वापस लेने की बात करता है कि अब तो मंडोर को वापस दे दो। तो हंसाबाई थी, कौन थी? हंसाबाई द्वारा राव जोधा और कुंभा के बीच संधि कराई जाती है। किनके बीच? राव जोधा प्लस चुंडा के कुंभा के बीच, राणा कुंभा के बीच एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। ये संधि कहाँ होती है? तो ये संधि होती है सोजल में। सोजल कहाँ पड़ता है? पाली में। ये संधि सोजल में होती है। कब होती है? 1453 ईस्वी में। 15 सालों तक इधर उधर भटकने के बाद आखिर में संधि होती है कुंभा के और जोधा के बीच। आवल बावल की संधि कहाँ होती है? सोजल में। और जो मेवाड़ मारवाड़ की सीमा है वो किसको निर्धारित करते हैं? सोजल को निर्धारित करते हैं। इस संधि के बाद जो राव जोधा था वो अपनी पुत्री सिंगार देवी का विवाह किससे करता है? कुंभा के पुत्र रायमल से। वैवाहिक संबंध कर लेता है ताकि युद्ध करने का वापस जो कुंभा है युद्ध करने का खतरा टल जाए, कुंभा द्वारा युद्ध ना हो। तो ये था कौन? राठौरों का दमन था मेवाड़ से। राठौरों के प्रभाव को कम करने की पूरी ये जो प्रक्रिया थे, एक बार और समझ लेते पूरी प्रक्रिया को कि क्या क्या कब कैसे हुआ। राव शुरुआत करते हैं राव कुंभा से।
ये अपने जो पिता का बदला लेना चाहता था किसे, राव चाचा मेरा मप्पा पवार से। चाचा मेरा मप्पा पवार कहाँ जाकर शरण लेते हैं, मालवा के महमूद खिलजी से। किसे, महमूद खिलजी से। तो क्या होता है फिर, महमूद खिलजी और कुंभा का युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध, जिसे मालवा विजय भी करते हैं, जिसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ को बनवाया गया। जो युद्ध 1436 में होता है, किनके बीच, कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। इस युद्ध में चाचा मेरा मारे जाते हैं, मापा पवार का भाग जाते हैं। इस युद्ध के बाद क्या होता है, जो राघव देव है इसको कौन मार देता है, रणमल मार देता है। तो रणमल मार देता है। रणमल को कैसे मारा जाता है, फिर बारहमल्ली के जरिए कुंभा हंसा बाई टुंडा के द्वारा जो बारहमल्ली की सहायता ली जाती है, किसको मारने के लिए, रणमल को मारने के लिए। कब, 1438 में बारहमल्ली की सहायता से किसको मार देते हैं, रणमल को। जो रणमल का बेटा था राव जोधा, वो भाग के कहाँ जाता है, मंडोर। पर मंडोर पर कौन आ जाता है, चुंडा हुआ, जो चुंडा है, चुंडा यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। तो यहाँ से भागकर कहाँ जाता है, काउनी एक गाँव पड़ता है बीकानेर में, वहाँ पर आ जाता है। फिर एंड में जाकर 1453 ईस्वी में हंसाबाई की गैर हाजिरी में क्या होता है, संधि होती है। कौन सी, आवल बाउल की संधि कुंभा और जोधा के बीच में। सोजल नाम का एक स्थान है पाली में, वहाँ पर होती है। जो राव जोधा है वो अपनी पुत्री संगार देवी का विवाह किसे, जो कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवा देता है। फिर जाके इनके बीच में संधि होती है और मेवाड़ में राठौरों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे हम कुंभा की नागौर हाड़ौती क्षेत्र से संबंध, कि नागौर में क्या किसके साथ संबंध था, किसके साथ संबंध नहीं था। अब बात करते हैं हम कुंभा की नागौर के साथ संबंध। किसकी, कुंभा, राणा कुंभा शासनकाल 1433 से 68। नागौर के साथ संबंध, नागौर। तो नागौर था, इनके जो शासक थे, इनके जो शासक थे उस टाइम पे कौन थे, फिरोज कहाँ था, तो फिरोज कहाँ थे, इनके दो पुत्र थे। दो पुत्र कौन कौन से थे, इनके दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था शम्स का, एक मुजाहिद का। ठीक, जो शम्स का है और मुजाहिद का है, इन दोनों के बीच क्या हो रहा था, युद्ध, मतलब मतभेद था कि राजा कौन बनेगा। इसलिए शम्स का है वो कुंभा के पास जाता है, मुजाहिद का है वो कहाँ जाता है, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह, इनके पास ही जाता है। जो कुंभा है वो शम्स खां की सहायता करते हैं दो शर्तों पे। पहली, राजा बनने के बाद नागौर दुर्ग है उनका निर्माण नहीं करवाएगा। और दूसरी शर्त ये थी कि जो मुगल थे कुंभा के पिताजी, वो जब एक जो गुजरात पे आक्रमण करते हैं तो एक युद्ध हार जाती है वहाँ पर, उसके साक्ष्य कहाँ रखे हुए थे, नागौर दुर्ग में। तो शम्स खां से कहता है कि जो साक्ष्य है उन्हें तुम्हें मिटाना होगा। और जो पहली शर्त वह क्या थी, दुर्ग का निर्माण नहीं किया जाएगा आपके द्वारा। तो शम्स खां उस टाइम पे तो आगे बढ़ लेते हैं, दोनों शर्तों को मान लेते हैं। तो कुंभा क्या है, कुंभा किसके ऊपर आक्रमण करते हैं, मुजाहिद खां के, और शम्स खां को यहाँ का नागौर का राजा बना देते हैं। किसको, शम्स खां को। किसकी सहायता से राजा बनता है, कुंभा की सहायता से। कौन बनता है, शम्स खां राजा बनता है। किसको हराता है, मुजाहिद खां को। मुजाहिद खां किसके पास जाता है, कुतुबुद्दीन शाह के पास। ठीक, तो ये थे नागौर। अब बात करते हैं हाड़ौती, जो कोटा और बूंदी। उस टाइम पे कोटा का राजा था, कोटा का राजा था साडा और बाणा। जो कोटा का राजा था वो तो क्या था, कुंभा की साइड था, मतलब कुंभा का मित्र था। जो बूंदी का शासक था बाणा, वो क्या है, कुंभा की सहायता मित्र नहीं था, मतलब सहायता नहीं करता था। तो जो बूंदी का राजा है कोटा के शासक पर आक्रमण करता है। कोटा की सहायता करने के लिए कौन आता है, कुंभा आता है। तो कुंभा बूंदी के राजा को हरा देता है और बूंदी पर अधिकार कर लेता है। तो ये था कौन, आड़ती का क्षेत्र। और एक जो कुंभा के टाइम पर जो गागरोन, कुंभा के टाइम पर गागरोन जो दुर्ग था, वहाँ के जो शासक थे वो अचल दास खिची थे, अचल दास खिची।
अचलदास खिलजी कुंभा के बहन हुई थी। क्या थे? बहन हुई थी। एक बार जब महमूद खिलजी मालवा का शासक अचलदास खिलजी पर जो दुर्ग है उन पर अधिकार कर लेते हैं। अभी आपको ध्यान रहे तो रख लेना कि जो अचलदास जी हैं वो उन पे कौन आक्रमण करते हैं? महमूद खिलजी, और गागर उन पर अधिकार कर लेता है। तो अचलदास जी क्या थे? बहन हुए थे किसके? कुंभा की। क्या थे? बहन हुई। गागर उनका है झालावाड़ में। ठीक, उस टाइम पर नहीं था झालावाड़, तो झालावाड़ कोटा तो दुर्ग क्या था? गागरोन। गागरोन दुर्ग पर शासक कौन था? अचलदास खिलजी। और जो बूंदी का शासक बाणा, कोटा का साडा। ठीक, तो ये थी नागौर और हाड़ौती। अब बात करते हैं हम जो कुंभा है, जो कुंभा है उनका गुजरात के साथ संबंध क्या था? अगर हम बात करें गुजरात, कौन? गुजरात का उस टाइम के शासक कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह। जो कुतुबुद्दीन शाह है वह राणा कुंभा के ऊपर पहला आक्रमण करता है 1455 में, लेकिन असफल रहता है। जब इस आक्रमण का पता महमूद खिलजी को चलता है जो कुतुबुद्दीन शाह है वह एक बार कुंभा से हार चुका है, तो जो मोहम्मद शाह है, जो कुतुबुद्दीन शाह है, कौन? सॉरी, महमूद खिलजी भी आ रहा हुआ था किससे? राणा कुंभा से। तो कुतुबुद्दीन भी हार चुका था, महमूद खिलजी भी आ रहा हुआ था। तो महमूद खिलजी अपना एक कौन मंत्री चांद खां को किसके पास भेजा? कुतुबुद्दीन शाह के पास, संधि का प्रस्ताव लेके कि दुश्मन का दुश्मन कौन? दोस्त होते हैं। तो तुम भी दोस्त, हम भी दोस्त, दोनों भाई भाई, हम किसके ऊपर आक्रमण करेंगे? कुंभा के ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो इन दोनों के बीच एक संधि होती है, उस संधि का नाम था चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि। संधि कब होती है? 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि। इनके के बीच मोहम्मद कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी के बीच में। ये दोनों मिलकर कुंभा पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण कब करते हैं? 1457 ईस्वी में। आक्रमण कहाँ करते हैं? मतलब जो स्थान होता है युद्ध का, उसे बदनौर का युद्ध, या फिर हम कहते हैं बेराट का युद्ध। कब होता है? 1457 में। लेकिन इसमें भी कौन जीता है? राणा कुंभा विजय होता है। कौन जीता? विजय कुंभा जीता। और ये इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों की सेनाओं को मिलाकर भी कौन हरा देता है? कुंभा इन दोनों को हरा देता है। तो वापिस चले जाते हैं ये कहाँ? अपने राज्य में। इस युद्ध में कौन जीता है? कुंभा जीत जाता है। ठीक, तो कुतुबुद्दीन को कितनी बार हराया? 2 बार हराया। फिर जो कुतुबुद्दीन था, अच्छा, जब शम्स खां था नागौर का राजा, तो जो 2 शर्तें रखी हुई थी उन्हें मानने से इनकार कर देता है। कौन? शम्स खां। कौन? शम्स खां। तो राणा कुंभा किसके ऊपर आक्रमण करेगा? शम्स खां के ऊपर। क्यों करेगा? क्योंकि इसने दोनों शर्तें नहीं मानी। तो शम्स खां, ये जो कुतुबुद्दीन है, इनकी जो शम्स खां की पुत्री थी, एक शम्स खां की पुत्री थी, इसका विवाह किससे कराता है? कुतुबुद्दीन शाह से कराता है। तो कुतुबुद्दीन शाह इसका क्या हो गया? ससुर हो गया। अब जो तब ये कुंभा किसके ऊपर आक्रमण करता है? शम्स खां के ऊपर। तो इसकी सहायता करने कौन आता है? कुतुबुद्दीन की सेना कौन भेजता है? कुतुबुद्दीन किसके लिए? शम्स खां के लिए आक्रमण कौन करता है? कुंभा करता है। किसके ऊपर? शम्स खां के ऊपर। जब शम्स खां और जो कुंभा है, इनके ऊपर जो आक्रमण होता है उसमें कौन जीता है? वापिस कौन जीता है? कुंभा जीता है। मतलब कुंभा लगभग सारे युद्ध जीता था। कोई भी युद्ध ऐसा है जिसमें हारा हो। शम्स खां को हराया, कुतुबुद्दीन शाह को हराया, अब महमूद खिलजी को हराया, उधर सबको लगभग सबको हरा रखा है। जो दिल्ली का शासक था, कौन? सैयद बारक शाह। मोहम्मद शाह होगा शायद, सैयद मोहम्मद शाह। जो दिल्ली का शासक कौन था? सैयद मोहम्मद शाह। दिल्ली का शासक। कहाँ का शासक? दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। इसे भी हराया हुआ है किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। और जो दिल्ली में एक मंदिर का निर्माण करवाता है, कौन सा? बिरला मंदिर। बिरला मंदिर का निर्माण कौन कराता है दिल्ली में? राणा कुंभा करवाता है। तो ये थे कुंभा के सैनिक अभियान। अब बात करेंगे हम कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में। कुंभा ने स्थापत्य कला में कितना योगदान दिया उनके बारे में। तो अब बात करेंगे हम राणा जो कुंभा है उसका स्थापत्य कला में योगदान। कुंभा का स्थापत्य
कला में योगदान। कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। उससे पहले हम एक चीज की और बात करेंगे कि जो कुंभा था, कौन कुंभा, ऊपर यहाँ लिख देता हूँ साइड में, कुंभा था, जो कुंभा था सिरोही के राजा थे एक सहसमल। कौन? सहसमल। सहसमल को भी कौन रहता है? कुंभा रहता है। सिरोही के राजा सहसमल थे, सहसमल के ऊपर आक्रमण करता है और उसे सिरोही पर अधिकार करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा में से पूछा जाता है कि जो सिरोही कुंभा के समकालीन सिरोही का राजा कौन था, तो कौन था? समकालीन शासक कौन था? सहसमल था। ऐसे पूछा जाए मालवा का शासक कौन था? मोहम्मद खिलजी। गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन। दिल्ली का शासक कौन था? सैयद मोहम्मद शाह। तो ऐसे समकालीन राजा आपको ध्यान रखनी है बस। अब बात करते हैं स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला के योगदान की जानकारी हमें ज़्यादातर मिलती है जो वीर विनोद पुस्तक थी आपको, जैसे वीर विनोद पुस्तक है, जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? श्यामल दास जी ने। श्यामल दास जी, जो श्यामल दास जी के द्वारा वीर विनोद पुस्तक की रचना की गई। तो इस पुस्तक में जानकारी मिलती है कि जो 84 में से 32 दुर्ग, चित्तौड़ के 32 दुर्ग कौन बनाता है? कुंभा बनवाता है। जो चित्तौड़ में 84 दुर्ग है उनमें से 32 जो दुर्ग है वो कौन बनवाता है? कुंभा बनवाता है। इसी जो वीर विनोद पुस्तक है, इसी में हमें पता चलता है कि जो हमने बात की थी सारंगपुर के युद्ध की, उसके हम तारीख बताई थी 1437 ईस्वी। बट इस ग्रंथ के अनुसार वह तारीख है 1439। कितनी? 1439। अगर आपको परीक्षा में पूछ ली कि जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था कब हुआ था, अगर सीधा क्वेश्चन है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था और ऑप्शन है 1437, तो 1437 राइट होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि वीर विनोद पुस्तक के अनुसार सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, तो आंसर क्या होगा? 1439 आंसर होगा। ठीक, आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें श्यामल दास जी के बारे में, तो थोड़ा इनका जो जन्म था वो भीलवाड़ा में हुआ था। जो राणा सज्जन सिंह थे, इनके दरबार के राजकवि थे। जो सज्जन सिंह थे इनके द्वारा एक इन्हें उपाधि दी गई थी। क्या दी? उपाधि कवि राजा। एक उपाधि इनकी ये थी कि जो महामहोपाध्याय, और एक जो राजधानी केसर ए हिंद। जो केसर ए हिंद थी वो अंग्रेजों ने दी थी इसको। अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी? केसर ए हिंद। एक उपाधि महामहोपाध्याय और एक कवि राजा किसने दी? सज्जन सिंह ने। तो ये कौन थे? श्यामल दास जी। जन्म कहाँ था? भीलवाड़ा में। इनकी उपाधियां और इनके राजा। ठीक। वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी थी? श्यामल दास जी ने। इनके द्वारा 84 में से 32 दूर किसने बनवाए? कुंभा ने बनवाए। तारीख आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम आगे बात करें तो कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कुंभलगढ़ जो दुर्ग हैं ये कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा पहाड़ी पर है। वास्तुकार की अगर हम बात करें, वास्तुकार कौन था? मंडन था। और अगर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं तो और क्या था इसके बारे में? बस ये था। इसका निर्माण कौन कराता है? कुंभा करवाता है। पहाड़ी कौन सी है? जरगा। वास्तुकार कौन है? मंडन है। बस। अगर हम आगे बात करें जो कुंभलगढ़ के बाद, अच्छा कुंभलगढ़ कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ का किला कहाँ है? राजसमंद में। और अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो उसका निर्माण कौन कराता है? उसका जो आधुनिक निर्माण है, कौन सा निर्माण? आधुनिक निर्माण तो कराता है कुंभा। और जो वास्तविक निर्माण, जो वास्तव में जो चित्तौड़गढ़ को जिसने बसाया था उसका जो वास्तविक निर्माण वो कौन कराता है? चित्रांगद मौर्य। अगर आपसे पूछे चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो चित्रांगद मौर्य ने। अगर आपको पूछे चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता कौन है, तो कुंभा है।
जो कुंभा के काल में चित्तौड़गढ़ को चित्रकूट भी कहा जाता था। चित्रकूट क्या कहा जाता था? चित्रकूट। किसके काल में? कुंभा के काल में चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? चित्रकूट। चित्तौड़ में कुंभा किसका निर्माण करवाता है? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का। जो विजय स्तंभ में 9 मंजिला है। आप राजस्थान के कल्चर में विजय स्तंभ के बारे में पूरी जानकारी लोगे कि इसमें 9 मंजिला है वगैरह वगैरह जो भी था। जो इसके एक बार और ध्यान रखना है कि जो 9वीं मंजिल है इस पे कुंभा द्वारा कौन सा कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति लिखवाई जाती है। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति लिखवाई जाती है किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा लिखी जाती? ये लिखी जाती है कवि अत्रि के द्वारा। अत्रि के द्वारा प्रारंभ की जाती है। पूर्ण किसके द्वारा की जाती है? इसके बेटे महेश के द्वारा। जो महेश होता है उसके द्वारा पूर्ण की जाती है। अत्रि तो प्रारंभ करता है, महेश इसे पूर्ण करता है। क्या? कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति कौन लिखवाता है? कुंभा लिखवाता है। तो ये था चित्तौड़गढ़। अब बात करते हैं आगे। जो कुंभा है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन कराता है? कुंभा। दुर्ग कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। एक जो है बसंती दुर्ग ये भी कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। सिरोही बसंती कुत्तों के सहारे मत नाचना, इस डायलॉग से आप ध्यान रख सकते हो। और एक बेराट दुर्ग कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। एक भोमट का युद्ध, भोमट दुर्ग कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में। ये 4-5 दुर्गों का निर्माण भी आपको ध्यान रखना है। अचलगढ़ आप सिरोही में ध्यान रख सकते हो। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना कहाँ है? सिरोही में। बोराट का युद्ध हमने पढ़ा था कहाँ पर? जो हमने युद्ध पढ़ा था कौन सा? बोराट या फिर बदनौर का युद्ध चांपानेर की संधि में। तो युद्ध भी कहाँ हुआ था? वो भीलवाड़ा में हुआ था। तो ये दुर्ग भी कहाँ है? भीलवाड़ा में। भोमट उदयपुर में स्थित है। अगर हम आगे बात करते हैं कि जो कहाँ लिखूँ मैं अब, जो कुंभा के द्वारा यहाँ पर लिखते हैं, जो कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कराया जाता है। कुंभ श्याम जो मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? कुंभा के द्वारा। एक चीज और, जो विजय स्तंभ में इसका जीर्णोद्धार कौन कराता है? स्वरूप सिंह। जो विजय स्तंभ में जो 1857 की क्रांति में हम पढ़ेंगे कि जो स्वरूप सिंह है। अच्छा, 1857 की क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जब नीमच पे विद्रोह होता है तो वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो भाग कर कहाँ जाते हैं? मेवाड़ की तरफ। जो रास्ते में स्वरूप सिंह है उनकी जो रक्षा करता है, उन्हें जग मंदिर के जो महल होते हैं वहाँ पर उन्हें डराता है किन्हें? अंग्रेजों को। तो वही स्वरूप सिंह है। कौन सा स्वरूप सिंह? जो अंग्रेजों की रक्षा करता है। कौन सी? 1857 की क्रांति में। तो वही जो स्वरूप सिंह है 1857 की क्रांति वाला, वही जो बाद में जाकर विजय स्तंभ जो बिजली गिरती है बरसात में उससे क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसका जीर्णोद्धार कौन कराता है? स्वरूप सिंह। किसका? विजय स्तंभ का। तो हमने पढ़ा कि चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। और जो कि हम बात करते हैं जो कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया, कुंभा के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे जो कुंभा है वह बदनौर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? बदनौर का युद्ध हमने पढ़ा था चांपानेर की संधि के टाइम पे। बदनौर का युद्ध उसे जब जीतता है तो ये उसकी खुशी में, बदनौर युद्ध की खुशी में कुशाल माता, कौन सी माता? कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। कुशाल माता इसे हम बदनौर माता भी कहते हैं। बदनौर माता। कौन सा? कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करता है या बदनौर माता? कौन सी? बदनौर या बेराट युद्ध। जो चांपानेर की संधि होती है तब युद्ध होता है, वो वाला युद्ध बात चल रही है यहाँ पर। कौन सा? कुशल माता। जो अगले हम युद्ध की बात करते हैं जो दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है, कौन? कुंभा। तो जो सैयद मोहम्मद शाह के ऊपर आक्रमण करता है तो वहाँ कौन सा मंदिर, दिल्ली में कौन सा मंदिर बनाता है? बिरला मंदिर दिल्ली में। आपको ध्यान होगी चीज। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको
कि जो बिरला मंदिर है ये एक मंदिर राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी कौन सा मंदिर? बिरला मंदिर। कहाँ पर है? जो राजस्थान में बिरला मंदिर है वो कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में बिरला मंदिर स्थित है। और ये जयपुर वाला बिरला मंदिर है, इसका निर्माण कौन करवाता है? जो बिरला मंदिर जयपुर में, इसका मंदिर जो आपने कुंभा नहीं करवाता, इसका मंदिर का निर्माण कराता है गंगा प्रसाद बिरला। गंगा प्रसाद बिरला इस मंदिर का निर्माण करवाता है। किसका? बिरला मंदिर का। और अगर आपको और चीज़ें बताऊं मैं इसके बारे में, तो इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। यह मंदिर जो है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। सफ़ेद संगमरमर। कौन सा? बिरला जयपुर वाला। जयपुर वाले की बात चल रही है यहाँ पर, दिल्ली वाले की नहीं चल रही। अगर हम बात करें जो जयपुर वाला जो बिरला मंदिर है, यह सबसे पहले पूरा एसी वाला मंदिर है। मतलब जो भारत का सबसे पहला है, राजस्थान का सबसे पहला एसी वाला, पूरा एसी वाला क्या है? मंदिर है। इसमें पूरे मंदिर है, पूरे पेटी पे एसी लगी हुई है। कौन से मंदिर है? बिरला मंदिर में। तो ये कौन सा मंदिर था? बिरला मंदिर। और अगर मैं आपको आगे बताऊं तो जो कुंभा है, कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ में मामादे कुंड का निर्माण करवाया जाता है। कौन सा? मामादे कुंड। कहाँ? कुंभलगढ़ में। और एक और होता है मामदे। कौन सा? मामदे कुंड। जो मामदे कुंड है वो कहाँ है? बाड़मेर में स्थित है। कौन से? बाड़मेर, सिवाना दुर्ग में। कहाँ? बाड़मेर, सिवाना दुर्ग में। कौन सा? मामदे। यहाँ सिर्फ एक ही मात्रा का फर्क है। एक मामादे है, मामादे का कुंड है कहाँ है? कुंभलगढ़ में। और ये जो मामदे हैं ये कहाँ है? बाड़मेर, सिवाना दुर्ग में। आपको ध्यान रखना होगा कि जो यहाँ पर मामादे है और यहाँ मामदे है। मामादे कहाँ है? कुंभलगढ़। मामदे कहाँ है? बाड़मेर, सिवाना दुर्ग में। अगर मैं आपको आगे बताऊं, पहले मैं इनको इधर लिख देता हूँ कि जो कुंभा के टाइम पर सिंगार चौरी, जो सिंगार चौरी मंदिर का निर्माण कौन कराता है? मंदिर का निर्माण बेलका द्वारा सिंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। यह वही मंदिर है जहाँ पर जो कुंभा की जो पुत्री थी रमा, कौन? रमाबाई। रमाबाई का यहाँ पर विवाह होता है। रमाबाई का विवाह कहाँ होता है? सिंगार चौरी में। ये किसके द्वारा निर्मित है? बेलका के द्वारा। बेलका के द्वारा कुंभा के काल में निर्मित हुआ था ये चीज। तो आपसे अगर कोई पूछे सिंगार चौरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बेलका ने करवाया था, ना कि कुंभा ने। कुंभा के काल में निर्मित हुआ था, ना कि उन्होंने निर्मित करवाया था। एक और चीज यहाँ पर जो रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर है वो कौन निर्मित करवाता है? धारणक शाह। जो इनका जो वो इस क्या बोलते हैं उनको? देपाक होता है। देपाक क्या होता है? वास्तुकार होता है। क्या होता है? वास्तुकार। इस मंदिर का वास्तुकार कौन होता है? वास्तुकार होता है देवपाक। और मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? धारणक शाह के द्वारा। जो ये मंदिर है इसे हम चौमुख मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर? चौमुख मंदिर। ये मंदिर कहाँ है? पाली में स्थित है। रणकपुर कहाँ है? पाली में। पाली का जैन मंदिर। इसमें 1444 खंबे। आप कल्चर में पढ़ोगे इस मंदिर की पूरी जानकारी आप कहाँ पर लोगे? कल्चर में लोगे। इसे हम चौमुख मंदिर भी कहते हैं। इसे हम स्तंभों का वन भी कहते हैं। क्या? स्तंभों का वन। तो वास्तुकार कौन था? देवपाक। तो ये था कौन? स्थापत्य कला किसकी? कुंभा की। ये सारी कुंभा की स्थापत्य कलाएं। अब अगर हम आगे बात करें तो वो होगी साहित्य में योगदान। कुंभा का साहित्य में योगदान की आगे हम बात करेंगे। तो इसे पहले हम एक बार और देख लो इसी शुरू से कि जो कुंभा है वो कुंभा की जानकारी कहाँ से मिलती है? वीर विनोद पुस्तक जो है वो श्यामल दास जी की है। श्यामल दास जी कहाँ के निवासी हैं? भीलवाड़ा के। श्यामल दास जी कहाँ किसके दरबारी विद्वान थे? सज्जन सिंह के, राणा सज्जन सिंह के। इन्हीं उपाधि दी गई कि कवि राजा महामोपदे केसरे, इन तीन उपाधियाँ थी। ये कहते हैं कि 84 में से 32 दुर्ग कौन बनाता है? कुंभा बनवाता है। जो सारंगपुर का युद्ध था। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध।
वह कब हुआ था इनके अनुसार 1439 ईस्वी में। कब हुआ था? 1439 ईस्वी में। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वह कहाँ पर है? जरगा पहाड़ी में। राज संबंध में वास्तुकार कौन था? मंडन था। अगर हमने आगे बात की थी, जो कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ में मामादे कुंड का निर्माण करवाया गया था, और जो एक जो मामा, ये तो मामादे, एक मामदे कुंड कहाँ स्थित है? बाड़मेर सिलवाड़ा में। ये कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं करवाया गया था। मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई कि जो सेम नाम है, सिर्फ मात्रा का फर्क है। तो आपको ये सिर्फ ध्यान रखना होगा कि मामादे का तो कुंड कुंभलगढ़ में कुंभा ने निर्मित करवाया था, लेकिन एक मामदे कुंड भी है जो कहाँ है? बाड़मेर सिलवाड़ा में। और हमने आगे बात की थी जो अचलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर है? सिरोही में। किसका इसका निर्माण भी कुंभा ने करवाया। बसंती दुर्ग सिरोही में, इसका भी निर्माण कराया। बेराट दुर्ग भीलवाड़ा में। जो बोमट दुर्ग है वो कहाँ है? उदयपुर में। ठीक। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण कौन कराते हैं? कुंभा के द्वारा करवाया गया। जो चित्तौड़गढ़ है उसके आधुनिक निर्माता कौन है? कुंभा है। लेकिन जो वास्तविक निर्माता जिन्होंने चित्तौड़ को बसाया वो चित्रांगद मौर्य हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो चित्तौड़ के निर्माता, चित्तौड़ के संस्थापक कौन है? निर्माता कौन है? चित्रांगद मौर्य। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। आधुनिक निर्माता कौन है? कुंभा है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनाया? कुंभा ने बनवाया था। 9 मंजिलाएं, 9वीं मंजिल पर क्या लें? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति लिखी हुई है। किसके द्वारा? कवि अत्रि के द्वारा। प्रारंभ तो कवि अत्रि ने किया, पूर्ण महेश ने किया था, इनके पुत्र था। और जो विजय स्तंभ था इसका जो जीर्णोद्धार कराता है कौन? क्या कराता है? जीर्णोद्धार कौन कराता है? स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, स्वरूप सिंह के बारे में। और इधर क्या है? जो सिंगार चौरी मंदिर का निर्माण कौन करता है? बेल का। जो सिंगार चौरी मंदिर, इसमें रमाबाई का विवाह होता है। और जो रणकपुर का जैन मंदिर, इसका निर्माण कौन करता है? दारकरण शाह। और वास्तुकार देपाक था। इसे हम चौमुख मंदिर भी कहते हैं। 1444 में क्या है? जो पिलर है वो है। और आगे हम बात करें इधर किसकी? एक बात और, जो कुंभा जो मामादे कुंड है इसी में कुंभा की हत्या होती है उदय के द्वारा। उदय किसकी हत्या करता है? कुंभा की। आगे हम पढ़ेंगे आगे चल के। हमने इधर बात करी कि जो सिरोही का राजा था सहसमल, इसको भी कुंभा के द्वारा हराया जाता है। जो बदनौर में बेराट मंदिर, अच्छा बदनौर और जो बेराट युद्ध हुआ था चंपानेर की संधि के दौरान, तो उस युद्ध की खुशी में, उस युद्ध को जी जाते हैं कुंभा, उस युद्ध की खुशी में कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। बिरला मंदिर का निर्माण करवाता है दिल्ली की विजय के उपलक्ष्य में। कहाँ पर? दिल्ली में करवाते हैं। कौन सा? बिरला माता। और एक राजस्थान में बिरला मंदिर भी स्थित है जयपुर में, उसका निर्माण कौन कराता है? गंगा प्रसाद। लक्ष्मी नारायण की यहाँ पर पूजा होती है, सफेद संगमरमर से बना हुआ है और पूरा ऐसी का मंदिर है। तो ये स्थापत्य कला किसकी है? कुंभा की। तो अब बात करते हैं हम कुंभा के द्वारा साहित्य में योगदान। साहित्य में योगदान किसका? कुंभा का। साहित्य में योगदान जो कुंभा के द्वारा ग्रंथ लिखे गए उनमें पहला ग्रंथ था संगीत राज। जो संगीत राज है इसके 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 5 प्रकार। परीक्षा में कई बार पूछा गया है संगीत राज है उनके कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। पहला कौन सा है? पाट्य रत्न कोश। दूसरा गीत रत्न कोश। तीसरा वाद रत्न कोश। नाट्य रत्न कोश। जो 5वां है वो है रस रत्न कोश। पहला ग्रंथ राज्य संगीत राज, 5 प्रकार। पाट्य, गीत, वाद, नाट्य, रस, 5 प्रकार हो गए। जो दूसरा ग्रंथ है वो संगीत मीमांसा। और जो तीसरा ग्रंथ है वह संगीत रत्नाकर। चौथा ग्रंथ है काम प्रबोध या फिर प्रबंधन। ये किसके ऊपर आधारित है? काम शास्त्र पर आधारित है। जो 5वां है वह शुद्ध
सुड प्रबंध, ये 5 जो ग्रंथ है वो किसके? कुंभा के। जो अगला ग्रंथ है वो है एकलिंग नाथ जी का। कौन? एकलिंग नाथ महात्म्य में। कौन सा ग्रंथ? एकलिंग नाथ महात्म्य में। इसके 2 भाग हैं। कितने भाग? 2 भाग। पहला भाग तो लिखा था जो कुंभा है, कुंभा के द्वारा रचित, जिसे कहा गया राजवर्णन, पहला भाग। जो दूसरा भाग है उसे कान्हा के द्वारा पूर्ण हुआ, कान्हा के द्वारा लिखा गया। इसके 2 भाग है। एकलिंगनाथ महात्म्य के 2 भाग है। पहला जो भाग है वो कुंभा के द्वारा लिखा गया, जिसे राजवर्णन कहा गया, और जो दूसरा भाग है वो कान्हा के द्वारा लिखा गया। बस ये जो साहित्य वर्णन है ये था। अब अगर हम इनके बाद दरबारी विद्वानों की बात करें, इनके दरबारी विद्वान जो इनका पहला दरबारी विद्वान था जयचंद सूरी, महेश चंद्र सूरी दूसरा विद्वान। तीसरा विद्वान था जयशेखर सूरी। सोमदेव अगला विद्वान, सोम सुंदर। तो इनके क्या थे? दरबारी विद्वान थे। एक था भुवन शूद्र, ये इनके दरबारी विद्वान थे। अब बात करें इनके प्रमुख शिल्पी, दरबार के प्रमुख जो शिल्पी थे वो थे मंडन था, एक तो सबसे बड़ा। तो मंडन का जो भाई था नाता था, जो मंडन का पुत्र था गोविंद, और जो पोमा, अगला पूजा, और जो अगले थे वो थे कवियत्री अत्रि भट्ट, एक था दाना, और पूजा, दाना, पोमा, ये थे इनके प्रमुख शिल्पी। कौन कौन से? मंडन, नाता, गोविंद, पोमा, पूजा, अति भट्ट, दाना, ये इनके कौन थे? शिल्पी थे। दरबारी विद्वानों की बात करी हमने। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? जयचंद्र सूरी, महेश चंद्र सूरी, जयशेखर सूरी, सोमदेव, सोम सुंदर, भुवन शूद्र, ये इनके क्या थे? दरबारी विद्वान थे। शिल्पियों की बात करी हमने, मंडन, नाथा, गोविंद, पोमा, पूजा, अति भट्ट, दाना। और हमने बात की जो इनका ग्रंथ था एकलिंग नाथ जी का महामत्य, 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों में पहला भाग कुंभा ने राजवर्णन कहा गया, दूसरा भाग पूर्ण किया कान्हा ने। हमने बात की जो प्रमुख ग्रंथ थे संगीत राज, जो संगीत राज थे इनके 5 प्रकार थे। कौन कौन से 5 प्रकार थे? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद रत्न कोश, नाट्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। और जो अगला ग्रंथ था वो संगीत मीमांसा था। संगीत रत्नाकर तीसरा जो ग्रंथ था, चौथा ग्रंथ था काम प्रबंध या वे प्रबंधन, काम शास्त्र पर आधारित। जो 5वां जो ग्रंथ था होता सुड प्रबंध। तो ये थे इनके कुंभा के साहित्य के योगदान। अब बात करेंगे हम आगे कल। अब तक के आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद।